अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायबिटीज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। मैं हूँ इकरा तारिक और आज का ये शो जिसका टाइटल है कि ज़ियाबीतस क्या बला है, मैं आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर जावेद इकबाल का पहले तो मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ कि ये कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं और पिछले 15-20 सालों से ये डायबिटीज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम ज़ियाबीतस के मरीज़ों को जो टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे कि असल में वो टेस्ट होते क्या हैं और किस पर्पज़ के लिए वो करवाए जाते हैं और उन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि हमारी ज़ियाबीतस क्या कंट्रोल में है या नहीं है, या वो टेस्ट हमें क्या बताते हैं। क्योंकि ये हमें नॉर्मली तमाम लोगों को पता भी होने चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं ऐसे लोगों को भी देखती हूँ जो कि ज़ियाबीतस के ही मरीज़ हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये जो मेरा फलां टेस्ट हुआ ये किस मकसद के लिए टेस्ट किया गया और इसकी कितनी रीडिंग थी, इसके कितनी जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे लिए बेहतर हैं और कितने बेहतर नहीं है। तो वो आज सब सवालात हम डॉक्टर जावेद इकबाल से जानेंगे। अगर आप लोग हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम डॉक्टर साहब से उनका भी जवाब लेंगे। और अभी जो है हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब आज जो है वो हम अपनी ऑडियंस के लिए टेस्ट के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ज़ियाबीतस के मरीज़ों को पता ही नहीं है कि हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और किन टेस्टों का हमें पता होना चाहिए। और आज इस हवाले से हम कुछ सवालात जो है वो आपसे पूछेंगे। इस हवाले से ये है कि हम अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो हर साल गाइडलाइंस इशू करती है, जो रहनुमा असूल वज़ा करती है, जहाँ पे दुनिया भर के डायबिटोलॉजिस्ट इकट्ठे होते हैं और फिर वो कंसेंसस से स्टेटमेंट इशू करते हैं। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए वो कुछ इस तरह से हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हीमोग्लोबिन A1C है। ये टेस्ट साल में कोई 3 से 4 दफ़ा होना चाहिए, यानी कि हर 3-4 महीने बाद ये एक दफ़ा ज़रूर हो जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा टेस्ट है जो जिसको हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, ये बॉडी में चर्बी के लेवल्स को जांचता है और ये टेस्ट साल में 1 या 2 दफ़ा लाजमन कराना चाहिए डायबिटिक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने भी बताया कि HbA1c, इस हवाले से आप हमें बताएंगे कि ये टेस्ट क्या है HbA1c, ये क्या टेस्ट है? ये HbA1c जो है हीमोग्लोबिन A1C, अब इस पे हम बात करते हैं। पहले मैं इसको पहले आउटलाइन कर लूँ टेस्टों की, फिर हम एक एक पे डिटेल में बात करते हैं। दूसरा मैंने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल की बात की, फिर मैंने एक टेस्ट होता है माइक्रोएल्बुमिन यूरिया। ये किडनी के फंक्शंस के मुतालिक टेस्ट होता है जो कि साल में 2 दफ़ा लाजमन होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद टेस्ट आ जाता है जो आपकी यूरिया क्रिएटिनिन है, जो गुर्दों की फंक्शन को जाँचने के टेस्ट है। आम फैम में ये बहुत सारे लोगों को इसको गुर्दों का टेस्ट भी कहते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन। और फिर इसके बाद रिकमेंड किया जाता है कि आंखों का मुआयना भी साल में 1 दफ़ा हो जाए। ये सारे जो मैं बात कर रहा हूँ ये टाइप 2 ज़ियाबीतस अफराद के लिए बात कर रहा हूँ। फंडोस्कोपी इस टेस्ट को कहते हैं जिसको आंखों का मुआयना कहते हैं, और इसमें डायलेटेड आइज का एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी कतरे डाल के बाकायदा आंखों में और आधे घंटे बाद उसका कोई माहिर अबदाद चश्म मुआयना करता है। तो ये वो टेस्ट हैं जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रिकमेंड करती है और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान इसको डोज करता है और हम ये मरीजों को अपने साल लिख के दे देते हैं कि इस तरह से अपने टेस्ट करवाएं। अच्छा, अब आपका जो सवाल था जी उस पे भी, लेकिन चूंकि मैं चाह रही थी कि ये जो टेस्ट हैं, जैसे आपने 4 टेस्टों के नाम बताए, क्या ये हर डायबिटिक पेशेंट को करवाने चाहिए या उनमें से भी कुछ मखसूस ज़ियाबीतस के मरीज हैं जिनको डॉक्टर हजरात जो है वो बताते हैं टेस्ट ये वाले? डायबिटीज़ के पता 2 तरह के अफराद होते हैं, टाइप 1 अफराद होते हैं और टाइप 2 अफराद होते हैं। टाइप 1 वो होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट अफराद हैं उनके अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट हर 5 साल के बाद एनुअल होने चाहिए, यानी पहले 5 साल जब डिजीज़ का टाइम गुजर जाए तो फिर उनका ये टेस्ट उसके बाद सालाना होने चाहिए। जो टाइप 2 अफराद हैं उनके अंदर जैसे मैंने सीक्वेंस बताया उनके तशखीस के टाइम पे ये टेस्ट होने चाहिए और उसके बाद जैसे मैंने सीक्वेंस बताया उसके तहत उनके टेस्ट होने चाहिए। अच्छा, ये इस तरह से। अच्छा, अब आपसे जो है वो हम HbA1c के हवाले से जानेंगे, क्योंकि ये हर डायबिटिक पेशेंट जो है वो HbA1c करवाता है। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की
एफर्ट से, और जो आपको पता है कि हम एक अखबार जो है वो शुगर के नाम से हम एक इशू करते थे, यहाँ से रोज़ाना भी चलता रहा, हफ्तावार पहले छपता रहा, फिर उसको हम रोज़ाना छापते रहे और वो पाकिस्तान के सारे मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब होता था। तो उसके वक्त से लेके लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हो गया ज़ियाबीतस के मर्ज़ के बारे में। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट के बारे में भी हमने उसमें बहुत कुछ लिखा। तो हीमोग्लोबिन A1C अब टॉक ऑफ द टाउन है। हर पेशेंट किस टेस्ट का पता है कि हीमोग्लोबिन A1C भी कोई टेस्ट होता है। मैंने तो बाज ऐसे भी मरीज देखे हैं जो कि खुद ज़ियाबीतस के मरीज हैं और अपना वो HbA1c करवाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का भी करवा रहे होते हैं। तो एक दफ़ा अभी पिछले दिनों मेरी एक ऐसी ही मरीज से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे तो अपने चेकअप के लिए आया था, लेकिन मैं साथ अपने बेटे का भी HbA1c जो है वो करवाने आया हूँ। तो इनसे फिर मैंने वजह पूछी कि इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि इससे पता चल जाता है कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं है या आपके चांसेस तो नहीं है आगे ज़ियाबीतस होने के। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जो है वो लोगों में अवेयरनेस जो है वो आ रही है। हीमोग्लोबिन A1C असल में आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका वो पार्ट है जिसके साथ ग्लूकोज अटैच होता है। समझे, जितना ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होएगा इतना ही हीमोग्लोबिन A1C भी ज़्यादा होएगा। अगर टोटल हीमोग्लोबिन 14 या 15 है तो उसकी 1% तक हीमोग्लोबिन A1C होना चाहिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से नीचे होना चाहिए। ठीक है। और हम डायबिटिक इंस्टीट्यूट में रिकमेंड करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को भी अपना लेवल 5.4 तक ले आना चाहिए हीमोग्लोबिन A1C का, ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल अफराद की तरह ज़िंदगी गुजारें। तो हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट के 3 अफादियत हैं अगर देखी जाए। एक अफादियत है कि ये बता देता है कि ये मरीज़ डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या नॉर्मल है। जैसे 5.7 से कम वाले नॉर्मल अफराद हैं, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक हैं, और 6.5 से अबव वाले जो है इनको हम डायबिटिस कहते हैं। ठीक है, जो 6.5 से अबव वाले। ठीक है, ये जो आप जो प्री डायबिटिस वाली बात कर रही थी 5.7 से 6.4 तक। ठीक है, वो 6.4 तक 5.7 से लेके 6.4 तक प्री डायबिटिक्स हैं और 6.5 से आगे जो है वो आपको डायबिटीज जो है वो डायग्नोज होती है। ये तो इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू होगी। अब है कि एक पेशेंट आपका डायग्नोज हो गया डायबिटीज़ का, अब वो तशखीस शुदा मरीज़ है, उसको अपना हीमोग्लोबिन A1C इसलिए करवाना चाहिए कि वो हर 3 महीने बाद ये जांच सके, आइडिया लगा सके कि क्या मेरा शुगर लेवल कंट्रोल की रेंज में है या कंट्रोल में नहीं है। और अगर तो हीमोग्लोबिन A1C 6.5% से कम हो, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल बेहतर है 6.5 से एटलीस्ट। दुनिया में जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, उनमें से जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है उन्होंने 6.5 का कट ऑफ दिया हुआ है कि टारगेट होना चाहिए 6.5 से कम। और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन थोड़ी सी लिबरल है, वो कहते हैं कि आपका 7% से कम हो तो भी ठीक है। अच्छा, अब इसको एक तो ये कि आपके टारगेट तक ले जाएं, 7% से कम ले जाएं, 6.5% से कम ले जाएं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक सवाल मेरा, वैसे मेरे एक जहन में एक सवाल आया, क्योंकि अक्सर शायद लोग भी ऐसा सोच सकते होंगे कि अगर उनकी जैसे 6.6 या 6.5 से ज़्यादा अगर उनका जा रहा है 6.4 से, और वो डायबिटिक जो है वो डायग्नोज हो चुकी है डायबिटीज़ उनको, अगर वो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं और 5.4 या 5.3 या 5.5 या 5.6 तक ले आते हैं, तो वो तो फिर भी वो डायबिटिक पेशेंट होंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल उसमें आ गए ना। अब कोई पेशेंट आपसे पूछ सकता है, आपसे मेरे से, कि भाई ये हम इतना तरद्दुद क्यों करें आप कि हमारी जो डायबिटीज़ है या HbA1c लेवल है वो 6.5 से नीचे आ जाए, और अगर 8 पे हो तो क्या नुकसान है। ठीक है। तो ये जो डायबिटीज़ की आपको पता कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि असाबी तकलीफ शुरू हो जाती है, गुर्दों की तकलीफ है, या आँखों की बीमारी है, हार्ट की डिजीज़ हैं, और ज़ियाबीतस में पाँव की बीमारी है। ये सारी बीमारियां हीमोग्लोबिन A1C के साथ बहुत लिंक्ड है। हीमोग्लोबिन A1C अगर 1% भी आप कम करते हैं, जैसे पहले पेशेंट का 8% था, अब वो 7% पे आ गया, या पहले 10% था अब 9% पे आ गया। इसका मतलब है 1% जब आप इसको कम करते हैं तो आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट 33% कम हो जाता है। अच्छा, तो आप इतना ही अपनी पेचीदगियों से दूर होते जाते हैं। तो अगर कोई फर्द 5.7 से नीचे 5.4 तक अपना HbA1c ले जाता है, इसका मतलब है कि वो
बिल्कुल नॉर्मल अफराद की तरह ज़िंदगी गुजार है, लेकिन मेडिसिन के साथ या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। अच्छा, मतलब इसका फिर ये नहीं है कि उसको डायबिटीज खत्म हो गई? इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज, मतलब ये कि वो इस खुशफहमी में ना रहे कि उनकी डायबिटीज खत्म हो गई, लेकिन उन्हें ये याद रखने की जरूरत है कि ये क्रॉनिक डिजीज। डायबिटीज अफराद को मैं समझता हूँ कि आंखें खोल के जीना चाहिए। ठीक है। उनको ये इस खुशफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि आज मेरी ब्लड शुगर लेवल 70 है, 80 मिलीग्राम है, इसका मतलब है कि अब मेरी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि 70 और 80 उनकी अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ वो मैनेज है, और उनको इसके लिए शाबाश देनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि इसको इसी लेवल पे रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और, क्योंकि HbA1c की हम बात कर रहे हैं, इसी हवाले से एक और सवाल कि HbA1c उसमें जब हम देखते हैं कि अच्छा जैसे आपने कहा कि 5.7 या 6 से कम हो आपका, तो उससे पता चलता है कि आपकी डायबिटीज़ है वो आपने अच्छी तरीके से मैनेज की, लास्ट 3 मंथ्स का पूरा आपको वो रिकॉर्ड देती है। अच्छा, नॉर्मल डेज में जैसे डेली की अगर हम बात करें तो हमारी उसमें शुगर कितनी होनी चाहिए, फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, रैंडम कितनी होनी चाहिए, ये अगर थोड़ा सा पता हो, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जो है जब हम कहते हैं ना हीमोग्लोबिन A1c 6% से कम हो, तो 6% का मतलब है कि आपकी ब्लड शुगर एवरेजली 120 मिलीग्राम होनी चाहिए। और ये हमारी पिछले 3 महीने का चूंकि औसत एक है, ठीक है, तो औसत जो है वो फिगर्स पे डिपेंडेंट होता है, तो आपकी औसत फिगर अगर 120 रह रही है तो आपका हीमोग्लोबिन A1c 3 महीने का 6% आएगा। 6% आएगा। अगर किसी का 7 आ रहा है तो वो फिर इसका मतलब 150 से ऊपर 150 से ऊपर है, और अगर वो 8%, 9%, 10% तो उसी हिसाब से 30 मिलीग्राम की शुगर के साथ ऐड करते जाएंगे। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन A1c आपके ब्लड शुगर लेवल के साथ लिंक्ड होता है, एवरेज ब्लड शुगर लेवल। अब कई सारी लैब्स हैं वो जब हीमोग्लोबिन A1c लिखती हैं तो उसके नीचे आप देखते होंगे E ब्लड शुगर लेवल का भी वो एक एवरेज निकाल के लिख देती हैं, ताकि लोगों के लिए आसानी रहेगी, उनको आइडिया हो जाए उनकी एवरेज शुगर कैसी रह रही है। अब आपने सवाल पूछा कि उनको कितनी अपनी शुगर फास्टिंग में रखनी चाहिए और रैंडम में। जी जी। फास्टिंग बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करती हैं कि फास्टिंग शुड बी लेस देन 110। 110, ठीक है, 110 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप रैंडम करें तो वो 140 और 160 से कम होनी चाहिए। बहुत बेहतर है 140 से कम तो आइडियल है, और अगर 160 से कम हो तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो ये जो है ये हीमोग्लोबिन A1c जब हम इस किस्म के पेशेंट का कराएंगे तो वो बहुत बेहतर रेंज में आएगा। अच्छा, वो फिर बेहतर रेंज में आएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में पर्टिकुलर हो जाते हैं कि वो मेरी फास्टिंग तो इतनी 110 से नीचे नहीं आ रही, लेकिन जब वो ये लाने की कोशिश करते हैं तो रात को लो शुगर अटैक्स का सामना करना पड़ता है। सही। ऐसे तमाम अफराद जिनको कोमॉर्बिड इलनेस है, डायबिटीज़ के साथ कुछ और बीमारियां ऐसी है जैसे हार्ट की बीमारी है, जैसे गुर्दे जो हैं वो काम करना छोड़ गए, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गई है, 3 हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब ऐसे अफराद के अंदर हीमोग्लोबिन A1c भी हम 8% से ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, और ब्लड शुगर लेवल भी थोड़ा सा जो 110 से ऊपर 130 तक फास्टिंग में रखा जा सकता है। यानी ये आपका फिजिशियन आपके साथ बैठ के एक टारगेट्स या गोल सेटिंग करता है कि अब आपकी कितनी फास्टिंग शुगर होनी चाहिए और कितनी रैंडम होनी चाहिए। ये थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो हर पेशेंट के अंदर आती है। अच्छा, एक और सवाल इसी ही HbA1c और उसी से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे ये तो आपने बताया कि कुछ डायबिटिक पेशेंट, अब ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन लगाते हैं, क्या उनमें क्या फास्टिंग और रैंडम में कोई इसमें कोई उन्हें है गुंजाइश कि अच्छा वो ज़्यादा रख सकते हैं या कम, या उनमें क्या है? जो इंसुलिन यूजर्स हैं उनमें भी टारगेट सेम है। अच्छा, सेम है टारगेट। जो टैबलेट्स यूज करते हैं टारगेट्स उनमें भी सेम है, प्रोवाइडेड के हमने एक गोल ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल बैलेंस हो जाए, और दूसरा ये गोल है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो। तो वो प्लान उनको कैसे बनाना पड़ता है कि उनको हाइपोस भी ना हो और हाइपर भी ना हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स जो कि इंसुलिन लगाते हैं उनसे मैंने ये सुना है कि अच्छा चलो कोई नहीं, अगर 200 भी शुगर आ गई है तो बाद में इंसुलिन तो मैंने लगानी ही लगानी है ना, तो इस वजह से मुझे फिर ये सवाल जहन में आया कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। अच्छा, दूसरा टेस्ट जो आपने बताया कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ये टेस्ट क्या है?
देखिए, जब आप डायबिटीज़ का इलाज कर रहे होते हैं तो डायबिटीज़ में सिर्फ हमने एक ब्लड शुगर की फिगर को कंट्रोल नहीं करना। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। ठीक है। बहुत सारे साइंसदान ये कहते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब है कि आपको हार्ट अटैक हो गया एक। अच्छा, और क्या ये और पहला हार्ट अटैक हो गया, अब अगले से आपने बचना है। जैसे किसी को हार्ट अटैक होता था, पता फिर फैमिली में सारे इकट्ठे हो गए, बच्चों के रिश्ते और ये वो सारी बातें डिस्कशन में आ जाती हैं और समझाने वाले बड़े आ जाते हैं कि अब आप पुरसकून रहा करें, गुस्सा ना किया करें वगैरह वगैरह, और अपनी कोई लाइट जॉब करें, टेंशनफुल जॉब ना करें। तो इसी तरह से डायबिटिक फर्द जो होता है जी वो भी एक तरह से एक हार्ट अटैक से गुजर चुका होता है। आप ये समझ लें, सही। उसको अब अगले उस जो फर्स्ट हार्ट अटैक उसका असल में है, उसको वो सेकंड समझे। अच्छा, उसके ऊपर भी वही क्राइटेरियाज लागू होते हैं जो एक हार्ट के पेशेंट के ऊपर लागू होते हैं, यानी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल, उसके अंदर ब्लड प्रेशर के लेवल, ये इनके जो क्राइटेरियाज हैं, ये टारगेट्स हैं, ये सारे वही अप्लाई होते हैं जो किसी हार्ट अटैक के पेशेंट पे अप्लाई होते हैं। अच्छा। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल, या लिपिड्स का मतलब है चर्बी बॉडी, सही, ठीक है। इसके फ्रैक्शंस हैं, इनकी डिटेल में कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल। और ये क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब ये एक टर्म है, आप ये समझ लें कि ये कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म एचडीएल है, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको बेहतर से बेहतर रखना चाहिए। 55 से ऊपर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, 55 मिलीग्राम से। अच्छा, इसको हम 55 मिलीग्राम से ऊपर रखें तो बेहतर होता है। ठीक है। और जो दूसरा जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो दो है, एक एलडीएल है, ठीक है, और एक है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को हम जितना कम रख सकते हैं वो रखना है, लेकिन कुछ टारगेट्स भी वजह किए गए हैं। ठीक है। तो एलडीएल को 100 से कम या कई कंडीशन में 70 मिलीग्राम से भी कम रखने का कहा गया है। सही। यानी ये बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है तो आप इसको 100 और 70 मिलीग्राम से कम रखेंगे। कुछ मरीजों को हम 100 से कम का टारगेट देंगे, कुछ मरीजों को हम 70 मिलीग्राम से कम का टारगेट देंगे। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनको हम 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखते हैं। ठीक है। तो ये है टारगेट। तो अब जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड भी आ जाते हैं, ये एलडीएल भी आ जाता है, ठीक है, एचडीएल भी टेस्ट हो जाता है, और एक इनकी और फॉर्म है वीएलडीएल, वो भी आ जाता है। ये सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ मैं सुनने वालों के लिए वाज़ह कर दूं, बहुत से लोग सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल चेक करवा के आ जाते हैं, उससे फिजिशियन को कोई गाइडेंस नहीं मिलती कि वो कौन सी ट्रीटमेंट शुरू करे। सही है। जब आप डिटेल्ड फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल 10, 12, 14 घंटे की खाली पेट रह के करवाते हैं तो उसमें जो डिटेल आती है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी आ जाते हैं, एलडीएल, एचडीएल, ये सारा आ जाता है। अब आपको पता होता है कि आपने एलडीएल का इलाज करना है तो कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, अगर ट्राइग्लिसराइड आई है तो कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। तो ये फिजिशियन के लिए ज्यादा बेहतर होता है, ये फिर उसमें बेहतर। अच्छा, एक और चीज जो आपसे मेरा सवाल है कि ये जैसे HbA1c हो गया, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हो गई, क्या इन दोनों टेस्टों को करवाने के लिए हमें खाली पेट करवाना चाहिए या हम खाना खाने के बाद भी करवा सकते हैं? क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं ना। की अच्छी बात यह है कि इसको इसीलिए डायग्नोसिस में डाला गया डायबिटीज के, कि जब हम किसी की डायग्नोसिस पहले करने लगते थे तो हम कहते थे आप नाश्ते से पहले शुगर चेक करवाएं। तो कई लोग सुबह उठने के आदी नहीं है, कईयों के और मसाइल हैं, ऑफिस जाना होता है तो वो सुबह अपनी लैब्स नहीं खुली होती कई दफ़ा, सुबह उठने के लिए उठ के फास्टिंग ब्लड शुगर कराना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता था। हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c में ये फ़ायदा है कि आप इसको किसी भी वक्त करवा सकते हैं, इसका फास्टिंग रैंडम कोई तल्लक नहीं इन चीज़ों से। आप जैसे आप HbA1c इधर ही बैठे पेशेंट को आपने एडवाइस किया, अभी वो लैब वाला 30 मिनट में उसकी रिपोर्ट दे देगा। अच्छा। तो ये है कि HbA1c का खाने से कोई लिंक नहीं है, उसको करवाया जा सकता है। ठीक है। जो है लिपिड प्रोफाइल उसके लिए फास्टिंग जरूरी है, और 10 से 12 कई दफा 14 मैं अक्सर ये सोचती थी कि उसमें क्यों ऐसा, ये क्यों रूल रखा गया है कि अच्छा खाली पेट वो करवाना है, उसके पीछे क्या लॉजिक क्या होती है? उसके पीछे लॉजिक ये कि जैसे आप खाना खा रहे होते हैं उसमें फैट जा रही होती है तो ट्राइग्लिसराइड्स को फौरी इफेक्ट कर रही होती है। अभी ट्राइग्लिसराइड ब्लड में पहुंचे, आपने टेस्ट करवा लिया तो हाई आ जाएंगे। बाद में अगर आप उनको टाइम दें फास्टिंग तक का तो वो ट्राइग्लिसराइड मेटाबोलाइज हो जाएंगे और बॉडी में जो उनमें से बच जाएंगे मेटाबॉलिज्म के बाद वो ब्लड में अवेलेबल होंगे।
अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने जो है वो, क्योंकि ये बड़ा चीज़ तो important मुझे point है। भी काफ़ी जो है इसमें हैरानगी होती थी कि ऐसा क्यों जो है वो किया जाता है। तो अभी जो है ये दोनों टेस्ट के ऊपर तो हमने बात की है, तो अभी चचा मियाँ ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे थोड़ी सी हम फिर बातचीत करते हैं। जी ज़रूर। जी चचा मियाँ, क्या हो गया है? ओह मिस इकरा और डॉक्टर साहब, आदाब आपको भी आदाब आदाब। आपको भी आदाब चचा मियाँ। आदाब आदाब। नाजरीन, छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा आदाब। डॉक्टर साहब, आज मैं आपकी बातें सुन रहा था तो वही मेरा टेस्ट भी ले रहा था वहाँ पर जो एक लैब में ना, तो उसने मैं 3 दफ़ा खून निकाला है। पहले तो उससे शीशी गिर गई, मैं कहा तुमने मेरा खून निकाला और वो भी चचा मियाँ का खून ज़ाया कर दिया। फिर अंदर कहीं दोनों ये तो इतना मतलब कीमती खून है और वही ना का सर खून जी, है। बिल्कुल वही, इतना तो मेरा खून चलता है मुल्क के हालात देख के, ऊपर से तुमने वो जो है उसको जला हुआ शीशी खून फेंक दिया। ज़ाया कर दिया। फिर अंदर फिर दोबारा वैसे खून अच्छी बात नहीं है चचा मियाँ वो जला हुआ खून निकल गया। आपने उनसे तो पूछा देखिए नहीं कि मेरा खून क्यों निकाला? वही मैं वही बता रहा हूँ। फिर दूसरी दफा फिर निकाला, फिर अंदर ले गया, अंदर दोनों की लड़ाई की आवाज आई, वो वहाँ एक शीशे गिर गई। ये दूसरी दफा में हुआ? दूसरी दफा हुआ। और तीसरी दफा मैंने उससे गिरे बांध से पकड़ा और खुद मैंने कहा कि निकालो और मेरे सामने जाके वहाँ पे जो टेस्ट करना है करो। तो अच्छा। टेस्ट वो कर रहा था, यही मैं आपका सुना, मुझे वो नाम नहीं भूल गया, क्या था, HB क्या था, HbA1c। हाँ ये वाला टेस्ट ले रहा था। अच्छा खैर इस पे अभी बात करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था जी जी आप पूछिए। कि डॉक्टर साहब आज ना मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैंने ये पूछना था ये कि बड़ी जो- हैरानगी की बात है कि आज अच्छा। आपने खाना भी हाँ वही ना, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो शुगर के पेशेंट हैं ये किस किस्म की ग़िज़ाएँ खा सकते हैं। मैं कभी वो पकड़ूँ, रोटी को पकड़ूँ, मेरे साथ 3-4 खाने थे, फिर मुझे डॉक्टर साहब याद आ जाए, मैं कहूँ नहीं डॉक्टर साहब ने इससे मना किया है, डॉक्टर साहब ने उससे मना किया है, तो मैं क्या आज मैं पूछ लेता हूँ कि शुगर के मरीज़ किस तरह का खाना खा सकते हैं। आप हर वो खाना खा सकते हैं जो बाकी अफराद खा रहे हैं, सिर्फ उसमें से आपने फ्रैंक मीठा निकाल देना है। ठीक है। जैसे चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, इसका इस्तेमाल ये बंद कर देना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी। और वैसे तो ये नॉर्मल जो अफराद हमारे हैं उनको भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पूछे ठीक। वो क्यों नहीं ले, उनको क्यों नहीं लेना क्यों चाहिए? नहीं लेना चाहिए? इसलिए नहीं लेना चाहिए कि हेल्दी डाइट में शुमार नहीं होता इनका। ये बाहर हाल बॉडी में जाके बाद में मसाइल पैदा करती हैं। तो आज डायबिटीज़ अगर उनको नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डायबिटीज़ के लिए बीज को पानी दे रहे हैं और वो थोड़े दिनों में डायबिटीज़ सामने आ जाएगी। बात समझ गए? बिल्कुल समझ रहा हूँ। या वो ओवरवेट हो जाएंगे। इसका मतलब है बाकी लोग चूँकि हमारे पास डॉक्टर के पास तशरीफ नहीं ना लाते, वरना हम उनको भी यही खुराक खिलाएं जो आपको खिला रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक तो ठीक। दूसरा ये है कि बैलेंस डाइट जो है उसका कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक चीज़ के कुछ पोर्शन लिए जाएं। तो पोर्शन की जो साइज़ है वो आपको इस्तेमाल होना चाहिए। आप एक चपाती ले लें, उसके साथ आप कोई भी सालन घर में जो पक्का होता है। आप क्या खाते हैं शौक से? चिकन, सब्ज़ी, दाल, मछली? बस ये चिकन वगैरह और ये गोश्त वगैरह जो होता है ना, हाँ। कि कभी ईद भी गुजरी है और जो मेरे साथ हादसा हुआ है वो नहीं मैं दोहराना हाँ। चाहता। तो इसके लेकिन साथ अगर गोश्त में सैलड गोश्त मिक्स हो जाए तो हाँ वो जी, भी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो इसके बाद दरमियान में जब आपने एक बड़ा खाना खा लिया 3 मेन, तो फिर 3 छोटे खाने होते हैं। जो उन छोटी खुराक में या छोटे खानों में आप कोई एक एप्पल ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, एक अमरूद खा सकते हैं। एक की फिगर याद रखें, एक की फिगर बड़ी अच्छी होती है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, जो जिसमें लफ्ज़ ए हो। एक का एक ए और एक, अच्छा, एक और नेक। एक और नेक। इसमें एक होता है जैसे एक चपाती, एक सेब, तो एक आइसक्रीम एक कप ठीक फीकी नहीं? चाय। तो ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक की फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक आइसक्रीम ठीक नहीं रहेगा? नहीं, ए से आइसक्रीम बनानी ज़रा मुश्किल है वो तो। हाँ, वो कोई ए लगा के कोई आगे फिर उस फल का वो चीज़ का नाम लगा देते हैं। अगर आप 1 घंटा वॉक करें तो एक लाइट स्कूप जो है आइसक्रीम का ले सकते हैं, लेकिन वो लाइट वाली। लाइट आइसक्रीम मिलती है ना,
लाइट वो जो जिसमें शुगर इसमें फ्री इतना होती है। मीठा नहीं होता, और शुगर 1 घंटा वॉक भी तो साथ करें ना, फिर ये भी बात। ये जरा ये डॉक्टर साहब मुश्किल एक है। ए से मैंने हाँ, अपनी चीज निकाल दी। हाँ, तो अगर 1 से ज्यादा खानी हो तो फिर 2 घंटे वॉक करेंगे क्या? नहीं, इस तरह नहीं होता। वो 2 नहीं खानी ना, ये इसको 2 घंटे करने की जरूरत है। तो फिर दूसरा, जो आप खाने में आप पूछ रहे थे, तो आप क्या खाना चाहते हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि मैं ये खाऊं? एक तो डॉक्टर साहब ईद का रखा हुआ गोश्त है, सही। वो मैंने जरा रखा हुआ, मेरी वो गाय मुझे फिर वो वाकया नहीं याद करना, बड़ा लंबा हो पिछली जाएगा। दफा भी मैंने आपको तो- समझाया था कि ये जो स्टोरेज है, एक तो इससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है, फिर यूरिक एसिड खराब होगा। फिर अभी जो टेस्ट में सिकरा से डिस्कशन होती है, कोलेस्ट्रॉल जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये बहरहाल बीफ और मटन से बढ़ते हैं। तो इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, चचा मियाँ की तरह लंबा स्टोरेज करके, और उसमें से फिर खाते ही रहना नहीं चाहिए। वो चचा मियाँ के साथ को वैसी ट्रेजेडी भी किसी के साथ में ना हो, तो फिर अब मजबूर था, स्टोरेज करना पड़ा। सही। वैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक ये बात की थी कि वो जो स्टोरेज कर ली जाती है इतना ज़्यादा गोश्त, तो वो फ़ायदेमंद होता है कि नहीं होता, तो उस पर भी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जो है वो उसमें फिर ये ऑडियंस को नमक भी बताया लगा था। लेते हैं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। बाकी चचा मियाँ आपकी वो गाय मिल गई थी? वो ना प्लीज वो ना याद करवाएं। नहीं मिली थी? नहीं, आप ना याद ओहो। करवाएं, वो अभी तक वो जख्म ताज़े हैं। बस दुआ करें कि अगली ईद से पहले पहले मिल जाए। अच्छा, और आपके जख्म भी अल्लाह बढ़ ताला जाए। आपके जख्म मुंदमिल करे, क्योंकि डायबिटिक्स में जख्म मुंदमिल हो जाना जल्दी अच्छी बात होती है। अच्छा, अभी माइक्रो सिकरा वो मैं अगला क्वेश्चन करूं कि आपके पास कोई? जी जी, आप कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा था कि जिसे शुगर है, ज़ियाबतीस है, तो वो उसने मर तो जाना ही है, तो खुल के क्यों ना खाए, जितना मर्जी खाए, आखिर तो दी एंड तो फिर जितने भी जिसने मरना है वो मरना है, तो क्यों ना खुल के खाया जाए। देखिए, बात ये है कि खुदकुशी करना तो ठीक नहीं, हाँ, नहीं है ना ठीक। इसी तरह डायबिटिक्स अफराद अगर ये सोच लें कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, अब मरना तो है ही सही, तो आज ही मीठा जितना खाना खा लो, तो फिर ये एक तरह से उस कंसेप्ट में आ जाएगा खुदकुशी वाले में। दूसरा ये कि इलाज बहरहाल सुन्नत है, इलाज करना चाहिए, और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंसुलिन मौजूद है, टैबलेट्स मौजूद हैं, एक हफ्तावार टीका लगने वाली इंसुलिन आ रही है, ऐसी ऐसी इजादात हो रही हैं, ऐसे पेन मौजूद हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते हाँ, नहीं, इसमें कोई कि उसने इतनी अक्ल दी है साइंसदानों को और बाकी लोगों को। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया है कि ये इजादात करे। तो आपके इतनी चीज़ें ईजाद हो गई हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि अब डायबिटीज़ कोई मर्ज नहीं रहा, ये एक स्टेट रह गई है, एक कैफियत रह गई है। तो आप डायबिटिक पेशेंट नहीं होते, अब डायबिटिक फ़र्द होते हैं। डायबिटीज़ आपको मज़ीद डिसिप्लिन करती है। आप अपने आप को देखें, अपने टाइम पे खाना खाना डिसिप्लिन में आता है, ये इसको हमेशा अच्छा समझा जाता है। बिल्कुल टाइम पे वॉक करना डिसिप्लिन में आता है, टाइम पे नमाज पढ़ना डिसिप्लिन में आता है। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी कितनी वर्थ होएगी कि ये बंदा एग्जैक्ट टाइम 8 बजे अपनी ड्यूटी पे आ जाता है और ये बिल्कुल फजूल टाइम ज़ाया नहीं करता, फिर इतने टाइम वॉक करता है। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में इजाफा करती हैं। तो कई दफ़ा डायबिटीज़ के साथ इंसान अपने आप को अच्छा मोर डिसिप्लिन कर लेता है और उससे उसको फ़ायदा होता है, उसकी जॉब प्लेस भी फ़ायदा होता है, उसकी सेहत को भी फ़ायदा होता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है कि भाई देखें ये अल्लाह ताला मेरा एक नेक बंदा है जिसको मैंने ये जिम्मे लगा दिया कि अपनी इंसुलिन खुद मैनेज करो, और उसने अपने आप को खुद मैनेज करना सीख लिया और ना शुक्री भी नहीं की, शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह शुक्र है कि ये इजादात मौजूद थी और मैंने इसको मैनेज कर लिया। बिल्कुल ठीक। तो ये ज़हन बनाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इससे हमने ये नतीजा निकाला कि खुल के खाना एक तरह से खुदकुशी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा रह गया, तो एक सवाल है जो कि मैं चाहूँगी कि आपसे पूछ लूँ,
और उस पर सवाल ये है कि जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ग्लूकोमीटर अपनी शुगर टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ के ग्लूकोमीटर में जो है वो मिलीग्राम में शुगर आती है और कुछ जो है वो ग्लूकोमीटर्स में किसी और जो है उसमें वो बता रहे होते हैं, तो ये क्या चक्कर है, ये किस तरह से? ये जो यूके से जो डायबिटीज यूके से जो लोग डायबिटिक अफराद जो हैं वो वहाँ से जो ग्लूकोमीटर लेके आते हैं उसमें मिली मोल्स में फिगर आती है। ठीक है। वो मिली मोल में फिगर ऐसे आती है कि उसको आप 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके मिलीग्राम बन जाएंगे। जैसे नाश्ते से पहले 6 मिली मोल रहनी चाहिए शुगर, इसका मतलब है 108 मिलीग्राम। तो ये 110 से नीचे वाली। ठीक है, सही सही। फिर आपके 7 पे वहाँ पे तशखीस हो गई 126। तो ये है कि अगर किसी के पास इस किस्म का अंग्रेजी किस्म का या विलायती किस्म का ग्लूकोमीटर हो तो उसके अंदर ये है कि वो मिली मोल्स में फिगर्स आए तो परेशान ना हो, उसको 6, 7, 8 को वो 1/8 से मल्टीप्लाई कर लें। और ये हर ग्लूकोमीटर में 1/8 ही आएगा, जैसे कि हम हर ग्लूकोमीटर जो भी मिली मोल पर लीटर आएगा जिसमें भी ये रीडिंग्स आएंगी उनको 1/8 से, ये 2 ही मेथड्स हैं, मिली मोल और मिलीग्राम के। ठीक है। तो हमारे जो पाकिस्तान में ग्लूकोमीटर मिल रहे हैं उनमें मिलीग्राम में ही आते हैं, उनमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ये बात है कि जो ब्लड शुगर है जो आप वीनस सैंपल लेते हैं यहाँ से, जैसे आप ब्रेक करवा के भी आ रहे हैं चमिया, इसमें और ग्लूकोमीटर की वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सही। तो अगर आप इस डिफरेंस को कोई 20 और 30 मिलीग्राम का प्लस माइनस हम ज़हन में रखें, ठीक है, तो इतना एक डिफरेंस आ रहा हो तो आप इग्नोर कर दें, इसका मतलब आपका ग्लूकोमीटर ठीक है। जैसे अगर किसी की 110 अगर किसी की जो है वो आई है ग्लूकोमीटर में वैसे आ गई 120 या 90 आ गई, अच्छा कम आ गई, आमतौर वीनस पे थोड़ी कम भी आ जाती है, तो 90 आ गई तो इसको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने करनी है, वो ये है कि जब आप तशखीस करने लगते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि चचा मियाँ को डायबिटीज़ है अगर, तो ये इनका कोई रिश्तेदार आ गया उनको यूरिन ज़्यादा आता तो उन्होंने कहा आओ मैं आपकी ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर देता हूँ कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो अगर वो वैल्यू ज़्यादा आ जाती तो उस पर तशखीस ना बनाए। अच्छा, तशखीस के लिए हमेशा स्टैंडर्ड वीनस टेस्ट जरूरी होता है। ठीक है, और वो HbA1c है और HbA1c भी और ब्लड शुगर भी यहाँ से यहीं से करवाएं। ठीक है, वो उसके लिए इसलिए जरूरी है कि वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से है, उसमें कोई एरर होने का चांस बहुत कम है। और वो दुनिया जान में जो फिगर दी गई है डायग्नोसिस कट ऑफ की वो वीनस सैंपल पे दी गई है। ठीक है। अच्छा, जो ग्लूकोमीटर से हम मतलब इसमें करते हैं वो तो यहाँ से हम लेते हैं ना, ठीक है, ये आर्टीरियल होता है। हाँ बिल्कुल। कैपिलरी। क्या वो हम किसी और भी बॉडी के किसी और में भी हम करके कर सकते हैं या सिर्फ यहीं से हम? कैपिलरीज का जाल जरा यहाँ पे ज्यादा बेटर होता है इसलिए यहाँ से लिया जाता है। और ये आजकल जो ग्लूकोमीटर आ गए वो बड़ा अच्छा जो है वो उनका है कि आप वो थोड़े से ब्लड को सक कर लेते हैं और फौरन से जो है वो और ये जो अभी आपने देखा ही होगा डायबिटिक इंस्टीट्यूट के पोस्ट लगा हुआ था कि वो सुई चुभे बगैर भी ब्लड शुगर बिल्कुल, वो एक आर्टिकल जो है उस पे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के पेज पे अपलोड हुआ है और बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने बताया है कि इतना दर्द भी नहीं होता और आपकी शुगर भी टेस्ट हो जाती है। तो इसके अलावा नाज़रीन हमारे पास तो भी और भी बहुत सारी जो है वो सवालात हैं जो हम डॉक्टर जावेद इकबाल से जानना चाहते हैं, लेकिन बार बार मुझे जो है वो कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जो है वो फिर हम जो बाकी टेस्ट रह गए जिसमें डॉक्टर साहब ने यूरिया क्रेटिनिन का बताया, माइक्रो गुर्दों के जो टेस्ट हैं गुर्दों के प्रोग्राम में ठीक है, गुर्दों के टेस्ट हो गए, ये हम अगले प्रोग्राम में, और फिर यूरिन के जो टेस्ट होता है इससे क्या पता चलता है ये भी हम अगले ही प्रोग्राम में डॉक्टर जावेद इकबाल से हम जानेंगे कि इनका क्या जो है वो फायदा होता है। लेकिन चचा मियां आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे 1-2 सवाल रहते थे कि वो भी अगले प्रोग्राम में, वो फिर अगले प्रोग्राम में, क्योंकि अभी जो है वो कहा जा रहा है कि प्रोग्राम खत्म कर दें। क्या बात, जब मेरी बारी आती है आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। आज तो मुझे 3 दफा सुई चुभी है ना मेरा जो। लेकिन आपका एक सवाल मुझे पता है, जो अभी इन्होंने टेस्ट करवाया HbA1c, अगले प्रोग्राम तक आपकी वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो उसमें ये है कि फिर अगले प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब से भी वो आपकी रिपोर्ट चेक करवाएंगे और फिर आप उनसे पूछिएगा और आपका कितना HbA1c आता है उसमें वो फिर हम देखेंगे।
तो वो फिर हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी मालूमात दी, वो भी डायबिटीज़ के हवाले से। और जचा मियाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और नाज़रीन आप भी अपनी पसंदीदगी का ज़रूर इजहार कीजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को, और अपने दोस्तों में भी इसको जो है वो मज़ीद उनकी टाइमलाइन पे भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम इल्म जो है वो आगे पहुंचाएंगे उसमें हमें भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो हमें जो है वो जो भी अवेयरनेस, डायबिटीज़ की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।